हम लोगों ने 5th चैप्टर यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया था। नया चैप्टर है हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर जो है अपने याद करो कि क्लास 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े और 9th में भी है ये चैप्टर, है ना। इससे पता चला कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना क्योंकि सारी ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का बेसिक है। जो भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हो उसका ये बेसिक है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें इसमें बताई हुई है और छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो हम लोग इसमें करते हैं, तो इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले हम लोग बहुत सारे टर्म्स हैं, जो टर्म्स ऑलरेडी तुम लोग क्लास 7, 8 में भी पढ़ चुके हो, उसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने ऑलरेडी लाइंस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, प्लेन, इन सब का डेफिनेशन दे रखा था, ठीक है। अब हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। लाइंस एंड एंगल्स में जो हमारा नेक्स्ट पहला टर्म है वो एंगल। रे जानते हो ना, रे क्या होता है? रे क्या होता है कोई बताएगा? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये किसी भी एक डायरेक्शन में चला जाता है। फिर से निशान, फिर से बोलो। सर इसका एक बस स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एक हाँ और ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट चलते चला जाता है। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन, सॉरी, एक लाइन है, इट इज, बट इस लाइन का अपना क्या होता है? डायरेक्शन। हम लोग इसको बोलते हैं अ डायरेक्टेड लाइन हैविंग इनिशियल पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। यानी कि कोई भी लाइन, ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अगर हम बोल दें कि इस लाइन, ये लाइन यहां से स्टार्ट हुआ है, अगर तुम देखो लाइन और रे में क्या अंतर आ रहा है। लाइन में दोनों एंड पॉइंट हमको नहीं पता होता है। एक लाइन अगर मैं दे रहा हूं तो हमको नहीं पता कि उसका एंड पॉइंट क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। लाइन में हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं रे वर्ड यूज कर रहा हूं, तो रे वर्ड यूज कर रहा हूं तो हमको ये पता होगा कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हैविंग इनिशियल पॉइंट, एक डायरेक्टेड लाइन जिसका इनिशियल पॉइंट होगा। यानी अगर एक लाइन में हमको पता है कि एक लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्टेड है, मतलब उसका डायरेक्शन हमको बताया गया है, तो ये डायरेक्टेड लाइन मेरा क्या कहलाएगा? रे। तो रे और लाइन में क्या अंतर, ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ समानताएं हैं क्या, सिमिलरिटी है क्या दोनों के बीच में, रे और लाइन के बीच में? यस सर, क्या है? दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों दोनों का लेंथ नहीं होता, हाँ, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं और दोनों का एंड पॉइंट भी नहीं होता है। और डिफरेंस क्या है? लाइन का हमको इनिशियल पॉइंट नहीं पता होता है, रे में हमको इनिशियल पॉइंट पता होता है। और लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हम अपने हिसाब से जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं, बट रे का डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है और हम लोग को पता होना चाहिए दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये भी हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रे वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री में अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें मोस्टली रे वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टर्म है एंगल। एंगल, तो अब तुम देखो कि एंगल वर्ड का डिफिनीशन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा था, याद है किसी को? एंगल Angle is made up of two ray with one point. हाँ, विथ वन पॉइंट। उस वन पॉइंट को क्या कहते हैं? Vertex. वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स। हाँ, टू एंगल जो है वो हमारा दो रे से बनता है और दोनों रे का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। दोनों रे का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो ये जो है ये मेरा एंगल है, ठीक है। ये जो है इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रे हैविंग कॉमन वर्टेक्स। दोनों रे का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए तो एंगल मेरा फॉर्म होगा। तो ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है, ये मेरा एंगल का वर्टेक्स कहला रहा है। और ये दोनों रे को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स।
आर्म्स, सो एक आर्म और ये हमारा दूसरा आर्म। तो एक रे जो है वो दो आर्म्स, जो रे है उसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, और जो दोनों रे का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, तभी एंगल फॉर्म होगा। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो एंगल का ये मेरा वर्टेक्स है और ये दोनों क्या है, आर्म। सो एक एंगल बनाने के लिए हमको दो आर्म चाहिए और एक वर्टेक्स चाहिए। अगर मिल जाएगा तो हम लोग एक एंगल बना सकते हैं, ठीक है। सो अब तुम ये देखो कि एंगल में क्यों, इस एंगल में अब क्यों हम लोगों ने रे वर्ड का यूज किया, लाइन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? एंगल में हम लोगों ने लाइन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, रे वर्ड का? तुम लोग तो कंस्ट्रक्शन करते जाते थे तो हमेशा लाइन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट करते थे ना, रे तुम लोग नहीं बनाते थे ना? नो सर। सर क्या? क्योंकि अगर उसका फिक्स पॉइंट नहीं नो होगा सर। तो वर्टेक्स भी बढ़ता जाएगा। नहीं, लाइन से भी बनाते थे तो तुम देखो रे का यहाँ पे ऐसे एंगल बना देते थे, तुम देखो यहाँ पे रे का नोटेशन नहीं देते थे। तो क्या ये सही है या ये सही है? एक्चुअल क्या होना चाहिए? रे होना चाहिए। रे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर रे को हम ऊपर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते हैं। रे को हम लोग ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, नीचे? हाँ एक चलो, ही ये एक डायरेक्शन में लॉजिक कर तो, सकते हाँ हैं। हाँ, ये एक लॉजिक सही है। और और क्योंकि रे लाइन का को हम सारा प्रोड्यूस इनिशियल पॉइंट होता है करते हैं। इसीलिए। रे का इनिशियल पॉइंट होता है इसीलिए। लाइन में भी हम लोग बोलेंगे कि लाइन का ये दोनों मेरा जो है कॉमन पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट हम लोग लाइन में यूज नहीं करेंगे, कॉमन पॉइंट यूज करेंगे, तो क्या गड़बड़ी आ जाएगी? अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं कि रे का इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग को अभी वैसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं मिला है जहां पे हम लोग को गलत हो जाए ऐसी चीजें, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या है ना कि हम लोग रे की जगह पे लाइन भी बना देते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जो एक्चुअल चीज है, तुम लोगों ने कभी प्रोटेक्टर को गौर से नहीं देखा होगा। प्रोटेक्टर को गौर से देखना, या फिर हम लोग जब आगे मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो एंगल का मेजरमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता है। एंगल हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन से मेजर करते हैं, रैंडमली हम लोग एंगल मेजर नहीं करते हैं। जब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो तुमको पता चलेगा कि रे का इंपॉर्टेंस क्या है। एंगल हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। एंगल जो है हम लोग कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब तुम ये ऑब्जर्व करो कि जब हम एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे तो यहां पे जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो भी एक रे का काम कर रहा है, कर रहा है? यस सर। यस सर। पॉजिटिव वाई एक्सिस भी एक रे का काम कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस यस भी सर। एक रे का काम कर रहा है, और नेगेटिव जेड एक्सिस भी एक रे का काम कर रहा है। यानी कि जो मेरे एक्सिस बने हुए हैं वो रे से बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो एंगल है उसमें रे का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये कॉन्वेंशन है। अगेन मैं तुमको ये बता रहा हूं कि एंगल में हम लोग रे का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल को पढ़ेंगे ना, तो हमेशा हम लोग एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। एंगल हमेशा, यस एंगल सर। हमेशा एंटी क्लॉक मेजर, एंटी क्लॉक मेजर करेंगे, क्लॉक नहीं मेजर करेंगे। आप किधर से एंटी क्लॉक मेजर करेंगे? तो एंगल हमेशा हम इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, ठीक है, और हमेशा एंटी क्लॉक एंगल बनाते हैं। इसीलिए तुम ऑब्जर्व करना, प्रोटेक्टर जब तुम्हारा आता है ना, तो जब एंगल तुम प्रोटेक्टर में ध्यान से देखे हो, प्रोटेक्टर में तुम्हारा दो जगह एंगल लिखा रहता है। यहां 0 डिग्री रहता है, तो ऊपर 0 डिग्री रहता है तो नीचे 180 डिग्री रहता है, देखे हो? यस सर। यस। यस सर। यस सर। यहाँ 5 डिग्री रहता है तो इसके नीचे 175 डिग्री रहता है। यहाँ पे 10 डिग्री रहता है तो यहाँ पे इसके नीचे जो है 170 डिग्री रहता है। तो एंगल जो है ऊपर वाला एंगल हमेशा हम कंसीडर करते हैं, नीचे वाला एंगल हम कब कंसीडर करते हैं? जब हमको एंगल, अब तुम देखो एंगल जब तुमको इधर बनाना रहता है तो एंगल तब तुम प्रोटेक्टर से ऐसे मेजर करते हो। अगर 60 डिग्री इधर बनाना है तो तुम प्रोटेक्टर को ऐसे रखते हो और तुम देखते हो कि 60 डिग्री कहां पे बन रहा है। लेकिन जब तुमको एंगल इधर बनाना हो, 60 डिग्री जब इस साइड बनाना हो, तब तुम कौन सा मेजर करते हो? नीचे वाला देखते हो ना। ये सब गौर किए हो कभी?
प्रोटेक्टर से जब Yes, मेजर sir. करते हो तो यस सर। हम तब ऊपर वाला नहीं देखते हैं। अगर ऊपर वाला देखेंगे तो गलत दिखेगा हम लोग को। तब हम लोग जो है ना अपना एंगल मेजरमेंट का पार्ट है तब नीचे वाला देखने लगते हैं। नीचे वाला में देखते हैं कि 60 डिग्री कहाँ बना हुआ है, तो 60 डिग्री तब हम लोग बोलते हैं कि ऐसे 60 डिग्री बना हुआ है। तो रे का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना तो रे हमेशा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और एंगल जो मेजर होगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मेजर होगा और एंटी क्लॉक मेजर होगा। क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे। अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंगल मेरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंगल नहीं होगा। ठीक है, एंगल हमेशा हम क्लॉकवाइज मेजर नहीं करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉक मेजर करते हैं। जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुम ये देखो, जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर मान लो कि ऐसे मेरा एंगल बन रहा है तो यहां पे एंगल कौन बन रहा है मुझे बता सकते हो? ये एंगल है मेरा या ये एंगल है? इसका एक्स नाम देते हैं, इसका वाई। कौन सा एंगल बन रहा है? एक्स बन रहा है या वाई बन रहा है? एक्स। एक्स। जब हम y की बात करेंगे ना, y की बात अगर हम करेंगे ना तो हमको रे का डायरेक्शन एक इधर देना पड़ेगा। रे का डायरेक्शन हमको इधर देना पड़ेगा तब हम y की बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम तब y की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसीलिए जब भी हम एंगल कोई देखते हैं ना तो हमको देखना पड़ता है कि मेरा रे ये एंगल अगर बन रहा है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और यहां से रे का डायरेक्शन क्या गया है, तब हम उसके हिसाब से एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंस इसका यहां पे है। और जब हायर क्लासेस में जाओगे तब तुमको दिखेगा कि रे जो है हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को, और किधर से मेजर करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर करने लगेंगे तो एंगल मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम लोग के पास नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हायर क्लासेस में नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो किसके बेसिस पे हो जाता है? इस रे के डायरेक्शन के बेसिस पे हो जाता है। अभी हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहें ना कि रे को हम लोग नहीं भी ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का चलता है, क्योंकि हम लोग के लिए डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हायर क्लासेस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होगा, तुमको रे का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, सो एंगल कैसे बनता है? दो रे से बनता है, और रे को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म। और दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, सो रे इज मेड अप ऑफ एंगल, इट इज मेड अप ऑफ two rays having common Single. vertex, having common initial point, एंड इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टर्म है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कोई बताएगा क्या होता है? They have same vertex. They have common arms. हाँ, ओके। सो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल को हम लोग अगर कॉमन भाषा में अगर बोले ना तो पड़ोसी वाला एंगल। ठीक है, पड़ोसी वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अगर कॉमन भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो अब पड़ोसी होने के लिए क्या कंडीशन? सर कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स। यस सर। हाँ, कॉमन साइड नहीं, कॉमन आर्म। क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, वो हम लोग जब डेफिनेशन देंगे तो उसका यूज करेंगे। अगर कॉमन भाषा में समझना चाहते हो तो एडजेसेंट एंगल का मतलब है पड़ोसी वाला एंगल। तो एडजेसेंट एंगल दो एंगल होगा, एक साथ तीन एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। एट अ टाइम दो एंगल ही एडजेसेंट हो सकता है, पहली चीज ये। ठीक है, एट अ टाइम हम तीन एंगल को एडजेसेंट नहीं बोल सकते हैं। एडजेसेंट वर्ड की बात जब भी हम करेंगे तो दो एंगल की बात करेंगे। ठीक है, सो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। अब जैसे मान लो ये मेरा रूम है ना, इस रूम का पड़ोसी वाला रूम कौन सा होगा? तो वो रूम पड़ोसी वाला होगा जिसके साथ इसका एक वॉल कॉमन आ रहा हो। तो इसके साथ एक वॉल कॉमन कौन सा रूम का? इसके बगल वाले रूम का है, तो हम बोलेंगे इसका बगल वाला रूम और ये वाला रूम एडजेसेंट रूम है। हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह इस रूम के बगल वाला जो रूम होगा तो उसके साथ भी एक वॉल कॉमन आ रहा है,
तो हम बोलेंगे कि इस रूम के एडजेसेंट में एक और रूम है, हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। अब एंगल में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। अब दो एंगल को एडजेसेंट हम कब बोलेंगे, इसके लिए हम क्या कंडीशन दे रहे हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ, पहला कंडीशन, दे हैव कॉमन, they have common vertex, they have common vertex, पहला। दूसरा, they have common arm। दो एंगल को हम एडजेसेंट तभी बोलेंगे जब दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म हो। दोनों का एक आर्म कॉमन हो, हैव अ कॉमन आर्म। और वर्ड मैंने छोड़ दिया है, दे हैव अ कॉमन आर्म। सो दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और दोनों का एक आर्म कॉमन होना चाहिए। अगर कोई एंगल ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे उस एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो चलो इसका पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं एडजेसेंट एंगल का। बहुत बार आएगा हम लोग को ये टर्म, ठीक है। सो एडजेसेंट को ध्यान रखना। अब जैसे मान लो यहां पे मेरा बहुत सारा एंगल है, ओ, मैं नाम दे दे रहा हूं ऐसे, हाँ चलो, ओ ए बी सी डी ई। अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, आनंदिता, आनंदिता, क्लास में है आनंदिता? आवाज आ रही है? केशव, केशव, रितु, रितु, यस सर, नमस्कार है सर। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। हाँ मुझे बताओ एंगल एओसी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? एओसी, एओसी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। इसका एडजेसेंट कौन सा एंगल होगा? इसका एडजेसेंट एंगल बताओ मुझे, एंगल एओसी का एडजेसेंट एंगल। सर बता रहे हैं, एक सेकंड। सर सी ओ ई। सी ओ ई, ओके। और भी कोई हो सकता है क्या? एक सेकंड सर। यस सर। यस सर सर। डी ओ ए, डी ओ ए, ए, डी ओ ए, ओके वेरी गुड। और भी कोई हो सकता है क्या? अब तो नहीं दिख रहा सर। अब नहीं दिख रहा है सर इसमें। यस, चलो ठीक है, हम लोग एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि और भी एंगल मिलेगा, ठीक है। ओके, सो मैंने तुमसे पूछा कि एंगल एओसी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो तुम देख थोड़ी देर के लिए क्या करो ना, एंगल एओसी के बीच में ये वाला लाइन थोड़ा सा इंटरप्शन पैदा कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि एओसी का इस एंगल का एडजेसेंट कौन होगा। तो क्या बोल रहा है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो तुम देखो इन सारे एंगल का वर्टेक्स कॉमन है। पहला कंडीशन तो सारे एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये सारे एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। दूसरा वाला कंडीशन भी हमको चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा है कि दोनों का कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो अब इसके साथ इस एंगल का आर्म एक तो ये है और एक ये है। अब तुमको चेक करना है कि किस किस एंगल का ये आर्म है। तो तुम देखो छोटे एंगल से स्टार्ट करो, डीओसी, डीओसी का ये आर्म है ना,
Yes. है। Yes, sir. और Yes, sir. DOC एंगल का एंगल और AOC एंगल का ये कॉमन वर्टेक्स भी है, तो हम बोल सकते हैं ना AOC का एडजेसेंट एंगल DOC भी होगा DOC। कंडीशन सेटिस्फाइड है फर्स्ट और सेकंड, Yes, कॉमन sir. वर्टेक्स है DOC का। Yes, sir. बोर्ड और क्लियर नहीं दिख दोनों रहा का है। इसका और इसका आर्म भी कॉमन है। कौन सा कॉमन आर्म है? उस Sir, common board arm clear ये नहीं दोनों दिख एंगल रहा। adjacent है। सर बोर्ड क्लियर नहीं बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। ओके, अचानक से नेट स्लो हो गया होगा। अभी देखो। यस सर। यस सर दिख रहा है। ओके यस ओके, सर। सो DOC मेरा AOC के साथ एडजेसेंट हो गया, एक तो हो गया। अब इसको भूल जाओ क्योंकि हमने DOC से तो काम ले लिया, अब भूल जाओ इसको। अब तुम ये देखो DOC के साथ एडजेसेंट और भी एंगल है, ये वाला एंगल अब हम चेक करते हैं। ये वाला एंगल देखो क्या एडजेसेंट है, क्योंकि OC आर्म जो है इस एंगल का भी है, तो एक कॉमन आर्म दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसका भी, दोनों का ये कॉमन आर्म है, और दूसरा दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो COE है ये भी AOC के साथ एडजेसेंट है। यस सर। यस सर। अब इसी तरह इधर पर आओ, ये तो हमने किसके साथ लेकर किया? OC के साथ। ये तो एक आर्म को लेकर किया कि इस कौन कौन आर्म इसके साथ कॉमन है। अब आते हैं इस पे, OA पे। OA पे इस लाइन को वापस लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा B है, ये मेरा C और ये मेरा D। अब आते हैं इस आर्म पे, तो ये आर्म देखो किससे बना, किस किस के साथ है? एक तो मेरा ये वाला एंगल के साथ भी है और देखो ये वाले एंगल के साथ भी है। तो हम बोल सकते हैं OA जो है AOC और EOA दोनों के लिए कॉमन आर्म है ना? यस सर। Yes, sir. और दोनों का कॉमन वर्टेक्स भी है, यानी कि हम बोल सकते हैं AOE जो है AOC के साथ एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है। तो ये एंगल का काम हो गया। अब इस एंगल को भूल जाओ, अब इस पे आओ। OA जो है इसके लिए भी आर्म का काम कर रहा है, DOA। तो देखो हम बोल सकते हैं DOA और AOC ये दोनों मेरा एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? दोनों का ये आर्म कॉमन है और ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो मेरा DOA है ये भी AOC के साथ एडजेसेंट है। यस तो सर। AOC के साथ कितने एंगल एडजेसेंट हो गए? AOC के साथ कितने एंगल एडजेसेंट हो गए? 4 एंगल एडजेसेंट हो गए। समझ में आया एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानते हैं? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलते हैं कि मेरा एंगल जो है एडजेसेंट है। एक थर्ड कंडीशन भी लिखा रहता है बुक में, मैंने थर्ड कंडीशन मेंशन नहीं किया, नॉन कॉमन आर्म। जो आर्म नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म, non-common arm must be on the opposite side of common arm। इसका क्या मतलब है वो भी देख लो। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये दोनों एंगल मेरा एडजेसेंट है, ये एंगल और ये एंगल मेरा एडजेसेंट है, तो पहला कंडीशन क्या था? कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा कंडीशन क्या था? कॉमन आर्म। तीसरा कंडीशन मैं क्या बोल रहा हूं कि जो नॉन कॉमन आर्म है, दोनों के लिए नॉन कॉमन आर्म कौन है? ये है ना, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है ना। ये नॉन Yes. कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट में है, एक इधर है तो दूसरा इधर है। यस सर। Yes, sir. तो ये तीसरा कंडीशन भी देखना, क्योंकि तीसरा कंडीशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है आर्म के अपोजिट में होना चाहिए। अगर अपोजिट में नहीं है तो एडजेसेंट नहीं है। अब क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं तुमको बता रहा हूं।
अगर ये थर्ड कंडीशन नहीं लेंगे ना तो कुछ कुछ एंगल जो है वो एडजेसेंट भी हो जाएंगे। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तब तुमको समझ में आए क्यों ये थर्ड कंडीशन का इंपॉर्टेंस है। छोटा सा एंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो हमको इस एंगल का एडजेसेंट खोजना है, ठीक है, इस एंगल का हमको एडजेसेंट खोजना है, ओ ए बी सी। मैं किस एंगल का एडजेसेंट की बात कर रहा हूं? AOC। तो तुम देखो AOC का एडजेसेंट हम क्या AOB को बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कोई मुझे बताएगा AOB को हम क्या AOC का एडजेसेंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नो सर, बोल सकते हैं। नो सर, नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? नो नो ओके, चलो हम लोग चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। पहला, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, सर दोनों का बोर्ड नहीं वर्टेक्स कॉमन दिखाई है। दे पहला रहा है, कंडीशन बोर्ड फुलफिल हो क्लियर गया। नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर से नहीं दिख रहा। एक मिनट। ठीक है अभी? यस सर। नो यस सर। सर। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड सबको? यस सर। ओके, तुम देखो एक एक करके आते हैं। पहला, कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दे हैव कॉमन आर्म, इसका और इसका एक आर्म कॉमन है। कौन सा आर्म कॉमन है? OA कॉमन आर्म है, O कॉमन वर्टेक्स है, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया ना? हो गया? यस सर। हाँ सर। अब अगर हमने तीसरे कंडीशन को ध्यान नहीं रखा होता तो हम बोलते हैं ना कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। लेकिन अब तीसरा कंडीशन को अप्लाई करो। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? नॉन कॉमन आर्म जो है, तो दोनों का नॉन कॉमन आर्म कौन है? OB है और OC है। OC। तो ये क्या बोलता है? हाँ, नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट में होना चाहिए, सेम साइड नहीं होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। तो कॉमन आर्म मेरा ये है और OB भी इसी साइड है और OC भी इसी साइड है, तो क्या दोनों अपोजिट साइड है? नो नो सर। नो सर। सर। तो तीसरा वाला कंडीशन फेल हो गया ना? यस सर। तो तीसरे वाले कंडीशन का इंपॉर्टेंस समझ में आया? अगर तीसरे वाले कंडीशन को ध्यान नहीं रखोगे तो तुम कुछ ऐसे एंगल्स को भी एडजेसेंट बोल दोगे जो एडजेसेंट नहीं है। समझ में आया इस तीसरे वाले कंडीशन का इंपॉर्टेंस? समझ में यस आया? सर। ठीक है, तो यस सर। तुम ये दो कंडीशन के साथ ये तीसरा वाला कंडीशन भी तुमको ध्यान रखना होगा। कॉमन सर वर्टेक्स, तीसरा कॉमन कंडीशन आर्म। एक बार बता दीजिए। तीसरा कंडीशन यही बोलता है कि तुम देखो दो एंगल है तो टोटल कितना आर्म आएगा? 4 आर्म आएगा ना? यस सर। दो एंगल है तो टोटल कितना आर्म आएगा? 4 आर्म आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 आर्म में एक आर्म कॉमन हो गया, तो कितने आर्म तब होने चाहिए? 3, सर इधर आवाज क्योंकि एक नहीं आर्म आ तो रही है। दोनों का कॉमन है। आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। आ रही है। ओके, तो तुम देखो कि एक आर्म तो कॉमन हो गया, तो कितने आर्म तब तुमको दिखेंगे? 3 ही आर्म दिखेंगे ना। अब 3 आर्म में एक आर्म कॉमन हो गया, तो जो 2 आर्म बच रहा है ना, ये दोनों आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट में होना चाहिए, सेम साइड में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक इधर है तो दूसरा इधर है, दोनों सेम साइड में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे वो एंगल मेरा एडजेसेंट नहीं है, और अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो एंगल मेरा एडजेसेंट है। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। नो सर। रूम वाला एग्जांपल ले लो ना। ये रूम है, ये मेरा रूम है, तो ये वॉल जो है बगल वाले रूम के साथ कॉमन है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये रूम और बगल वाला रूम एडजेसेंट है। क्यों? जो नॉन कॉमन वॉल है, तो इसके अपोजिट में ये वाला वॉल और इसके अपोजिट में वो वाला वॉल, दोनों वॉल जो है अपोजिट साइड है ना, सेम साइड है क्या? नो सर। नो सर। नहीं ना। तो ऐसा ही मेरा एंगल में भी होना चाहिए। जो नॉन कॉमन आर्म है वो नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट में दिखना चाहिए, सेम साइड में नहीं दिखना चाहिए। अगर सेम साइड में दिखेगा तो हम बोलेंगे एडजेसेंट, तब मेरा एंगल नहीं है, क्योंकि तीसरा कंडीशन तब फुलफिल नहीं होगा।
ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल इंपॉर्टेंट है। तो एडजेसेंट एंगल में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। पढ़े हो क्लास 6 में? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? Two angles. Yes, sir. Yes. Two angles Less are than called 90 degree. Greater than 0 is called. यस, टू एंगल्स आर कॉल्ड। दो से अधिक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो दो एंगल की बात करेंगे। टू दो एंगल्स आर angle. कॉल्ड, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। ये ध्यान रखना। Complementary. इफ देयर सम इज वन 180. राइट एंगल, 90 degree. वन राइट एंगल, और वन राइट एंगल का मतलब कितना है? 90 degree. 90 डिग्री। दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री आ रहा है, उन दोनों एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तीन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, चार एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे तो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, दो एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो अब तुम देखो, एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्यों? दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। 90. इसी तरह अब कभी कभी 90 ऐसा है। पूछता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री? सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री? 70 degree. 70 डिग्री। यानी कि तुमसे ये पूछ रहा है कि 70 20 में हम कितना और ऐड कर दें तो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो 20 में कितना ऐड करोगे तो Sir, 90 बोर्ड मिल नहीं जाएगा, दिख रहा है। 70, यानी कि 20। बोर्ड नहीं दिख रहा, विजुअल नहीं है। हाँ. यस सर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। सो अभी ठीक है? नो सर। नो सर। No, Yes. sir. नो सर। देखो, नो सर। नो सर। नो सर। ओके, एक मिनट रुकना। देखो, No, sir. सर क्लियर नहीं दिख रहा है। नो सर। क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको, दिख रहा नेटवर्क है। चेंज करता हूँ। अब दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा अब है? ठीक है। ठीक है, ओके। नो सो सर, क्वेश्चन क्या है? वो नहीं है क्लियर? नो सर, ठीक खराब हो गया फिर से। दिख रहा है ना सब? खराब हो गया। ओके, मैं नेटवर्क दिख रहा है। बीच बीच में नहीं बता दो एक बार, नहीं तो बीच बीच में खराब हो जाता है। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। चलो ठीक है। यस सर। ओके, सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 70 डिग्री। 20 डिग्री। हमको 90 मिल जाएगा, वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, सो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90। 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हाँ, 0 डिग्री 90 डिग्री होगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 होगा,
और 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? Zero. जीरो। ओके, Zero. नाउ टेल मी वन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Which 45 angle degrees. is equal to its 45. complementary angle? 45 degree. 45. 45. ये कॉमन मल्टीपल चॉइस का ये कॉमन क्वेश्चन है. विच एंगल इज इक्वल टू इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो 45 डिग्री जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होता है. 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा, है ना. तो तभी तुम दोनों को जोड़ोगे 45 प्लस 45 तो क्या मिल जाएगा? 90. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा ध्यान रखना दो ही एंगल होता है. 3 एंगल 4 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है. पेयर ही कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. इसी तरह एक और टर्म है हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल. supplementary angle. Now, what is supplementary angle? So, two angles or pair of angles. Is 180 degrees called supplementary angle. Two angles are called supplementary if their sum is equal to two right angles. Two right angles का मतलब कितना है? 90 plus 90. हाँ, 90 plus 90 यानी कि 180 डिग्री. दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे जब उनका सम जो है वो दो राइट एंगल्स के बराबर होगा. यानी कि उनका सम जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल मेरे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है. अब सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल देख लो. 100 डिग्री और 80 डिग्री ये सप्लीमेंट्री एंगल है. क्यों? दोनों का सम अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री. 180 डिग्री. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसी तरह अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 डिग्री. व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 डिग्री? 30 degree. 30 डिग्री. ठीक है. एंड नाउ टेल मी वन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. 90 डिग्री. 90 degree. 90 डिग्री जो है अपने सप्लीमेंट्री के बराबर होता है. अब मैं दोनों से कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ठीक है, समझना और तब इसका आंसर देना. कैन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्यूट एंगल? कैन टू सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्यूट एंगल? यस और नो? No. No. मैं क्वेश्चन चलो बोर्ड पे लिख दे. कैन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्यूट एंगल? No. Yes. Now tell me the answer. No. No, sir. No. No. Why? क्यों? सर Because the sum of एक्यूट एंगल होता है 0 से बड़ा और 90 से लेस एक- होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, इसीलिए नहीं होगा. हाँ, क्या दिक्कत आएगी खुशी? क्योंकि सर एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री से कम होता है इसीलिए. एक्यूट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है. हाँ, तुम देखो, दो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो इसको जब जोड़ोगे, जब दोनों को जोड़ोगे, जोड़कर जो भी आए इसका सम 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा ना. यस तो सर. इसका मतलब क्या है कि Yes, sir. सप्लीमेंट्री एंगल्स जब भी है ना तो दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकता है. इसका मतलब क्या है? एक अगर एक्यूट है तो दूसरे को ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा. सप्लीमेंट्री एंगल में एक अगर एक्यूट है Yes. तो दूसरा क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूस. होना पड़ेगा. इसी तरह क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल ऑब्ट्यूस हो सकते हैं? No, sir. नो. No, sir. दो sir. नहीं, 180 से बड़ा सेम हो रीजन. जाएगा. दो अगर मान लो एक्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूस है, तो दोनों का वैल्यू 90 से बड़ा होगा. तो दोनों का सम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 से बड़ा हो जाएगा ना. 90 प्लस 90 180 से बड़ा हो जाएगा. जबकि एक्यूट सप्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि नहीं,
दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बट अगर दोनों मेरा ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल में ना तो दोनों एंगल एक्यूट हो सकता है, ना तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक अगर एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, इसी बट दो सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं। यस सर। है ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल हो सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक्यूट में भी राइज होगा। एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे एक्यूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? यस सर। हो सकता है यस सर। सर। हाँ, दोनों एक्यूट होगा ही होगा, हो नहीं सकते हैं, दोनों को एक्यूट ही होगा। होना पड़ेगा। बट एक कंडीशन ऐसा है जहां पे दोनों एक्यूट नहीं भी हो सकता है, मुझे बता सकते हो? एक ऐसा भी कंडीशन है जहां, हाँ बोलो निशान। 0 और 90 डिग्री का। 0 और 90 डिग्री, 90 डिग्री में देखो 90 डिग्री में एक्यूट एंगल नहीं है, तो 0 और 90 डिग्री के केस में हम नहीं बोल सकते कि दोनों मेरा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक केस में जो है दोनों एक्यूट नहीं होगा, बट 0 और 90 अगर नहीं है तो दोनों एंगल को मेरा एक्यूट ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूस क्या हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों एक्यूट हो सकता है। और एक आखिरी कंडीशन भी है कॉम्प्लीमेंट्री में, एक एक्यूट नहीं भी हो सकता है, जैसे 90 डिग्री और 0 डिग्री में 90 डिग्री मेरा एक्यूट एंगल नहीं है। तो ये जो है हमारा कंडीशन हो गया कि अगर दो एंगल मेरा सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो दोनों एंगल मेरा कैसा दिखेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग जो है एक एक्सियम पढ़ेंगे। एक्सियम क्या था? व्हाट इज एक्सियम? Yes, those statement in mathematics which does not require any proof, जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, they are true। ठीक है, सो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियम। सो पहला एक्सियम क्या बोलता है? इफ अ रे stand on a line, then sum of two adjacent angle so formed is 180 डिग्री। क्या बोल रहा है? अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ना इस तरह। यस सर। इस तरह दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं हमारे। तो क्यों दोनों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके अपोजिट में, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो ये क्या बोल रहा है? अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये मेरा एक्सियम है। और इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? किस नाम से बुलाते हैं इस दोनों एंगल को? पढ़े हो? किस नाम से बुलाते हैं? लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ए और बी है, तो एंगल ए एंड एंगल बी, दे आर
लीनियर पेयर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरा पेयर। लीनियर पेयर बन रहा है, तो पहली बात, लीनियर पेयर बन रहा है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे, और ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितने एंगल में डिवाइड हो रहा है, 2 एंगल में डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये थ्योरम तुमको बोलता है कि इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हम एज इट इज यूज करेंगे। समझ में आई ये एक्सियम? यस यस ठीक है। सर। यस सर। एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करेगा, तो एक लाइन, जैसे ही बोला तो एक लाइन का मतलब है 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है तो 2 एंगल बनेंगे, एंड नाउ द सम ऑफ दीज 2 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके आगे जाने से पहले ना, मैथ्स में हम लोग पहले एक स्टेटमेंट देखेंगे, ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं ना, तो मैथ्स में हम लोग बहुत सारा मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट को समझो, क्या है ये स्टेटमेंट, तो याद करने में भी हम लोग को आसानी होगी। तुम देखो, मैथ कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो इफ एंड देन से बने होते हैं। इफ समथिंग देन समथिंग, ऐसा स्टेटमेंट देखे हो ना, लिटरेचर में भी देखे होंगे ऐसा स्टेटमेंट। यस 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 सर। अभी हम लोगों ने जो एक्सियम पढ़ा वो भी इफ एंड देन से ही बना था। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जो हमारा अभी एक्सियम था वो खुद ही जो है इफ एंड देन से बना हुआ था। तो इसका मतलब इफ, यहां एक स्टेटमेंट होगा, इस स्टेटमेंट को हम नाम दे दे रहे हैं P, यहां पे एक स्टेटमेंट होगा Q। तो मेरा कोई भी स्टेटमेंट जो इफ एंड देन से बना है वो ऐसा ही दिखेगा, इफ P देन Q। पहले ये समझ में आया मैंने जो बताया तुमको? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी वाला एग्जांपल ले लो। इफ P का P क्या है मेरा, यहाँ पे जो अभी हमने एक्सियम देखा, अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये मेरा क्या है P। देन Q मेरा क्या है, सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, वो मेरा Q होगा। ठीक है, तो ये अगर कोई भी स्टेटमेंट तुमको इस तरह का दिख रहा है, तो इसका हम एक दूसरा स्टेटमेंट बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। तो कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एक स्टेटमेंट जो इफ एंड देन के जैसा दिखता है, तो उसका हम कन्वर्स कैसे बनाते हैं, इफ Q देन P। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे बनेगा वो समझ में आया? इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्स है, समझ में आया कैसे कन्वर्स, यानी कि जो Q है वो इफ के साथ चला जाएगा, और जो P है वो किसके साथ चला जाएगा, देन के साथ। तो इस तरह जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इफ A and B are even number, then sum of A and B is even, sum of A and B is even। ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है? यस सर। यस सर। यहां पे P क्या है, P मेरा ये है, और Q क्या है, Q मेरा ये है? यस ओके, मुझे बताओ इसका कन्वर्स क्या बनेगा, बलराज मुझे बताओ इसका कन्वर्स क्या बनेगा? सर इसका बनेगा इफ Q देन P। हाँ, तो कन्वर्स मुझे बताओ ना, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, इफ A and B आर इवन नंबर देन सम ऑफ A and B इज इवन। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? If A and B is even, then A and B are, हाँ, इफ सर सम स्क्रीन ऑफ नहीं A दिख रहा and B, are, हाँ, देन स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आ गया? then yes दिख sir, रहा है। सर। दिख रहा है सर। then A and Okay. B are even, then A and B are A इवन। तो Even. इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ये हुआ ना, समझ में आया कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं?
समझ में Yes, आया सबको कन्वर्स स्टेटमेंट कैसे बनता है? बट एक चीज ध्यान रखना, कन्वर्स स्टेटमेंट Yes, जरूरी sir. नहीं हो कि ट्रू हो। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं कि कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू हो। कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जिसमें स्टेटमेंट पहले वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू होता है बट कन्वर्स स्टेटमेंट मेरा ट्रू नहीं होता है। इस केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना। अगर ए और बी इवन है, ए और बी का सम इवन है तो ए और Yes, बी sir. मेरा इवन होगा या नहीं होगा? ये ट्रू स्टेटमेंट है ना Yes, sir. क्या? ठीक है। Yes, बट sir. कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं मैथ्स में जिसमें ये ट्रू होगा लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हो? सर हाँ इसमें इफ सम ऑफ ए एंड बी इज इवन है तो सम अगर हाँ। ए हम 5 लें और बी 3 लें तो इसका सम इवन ही आएगा, लेकिन ए एंड बी इवन मैंने नहीं होगा। मैंने तुमको क्या बोला? ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? मुझे ये बताओ। गलत है। गलत है। यस सर। सम ऑफ ए एंड बी इज इवन No, देन sir. ए एंड बी आर इवन, ये स्टेटमेंट गलत है। No, सही है ना? सही है ना? वो सही तुम है, बोल sir. रहे हो इफ सम ऑफ ए एंड बी इज इवन देन ए एंड बी आर इवन, ये सही है। एक और इसके साथ स्टेटमेंट हो सकता है कि ए और बी मेरा ऑड भी हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट गलत नहीं है ना फुल्ली। ठीक है। no, sir, गलत। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जो ये तो सही होगा, ये मेरा कभी कभी सही नहीं होगा, तो कन्वर्स हमेशा सही नहीं होता है, कन्वर्स कहीं कहीं गलत भी होते हैं। तो ये चीज तुमको देखना होगा कि जब तुम कन्वर्स स्टेटमेंट बना रहे हो तो कन्वर्स स्टेटमेंट मेरा गलत ना निकल जाए। अगर गलत निकल जाएगा तो वो मेरा थ्योरम नहीं बन सकता है या एक्सियम नहीं बन सकता है। तो मैंने ऐसा तुमको क्यों बताया? क्योंकि हमने एक्सियम अभी 5.1 पढ़ा ना, एक एक्सियम हमने पढ़ा, इसका कन्वर्स हम लोग अब बनाएंगे खुद से, तो हमको दूसरा एक्सियम जो है वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। इस एक्सियम की मदद से हम जो है कन्वर्स स्टेटमेंट बनाएंगे और हम एक्सियम, दूसरा एक्सियम मेरा याद हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार एक्सियम फिर से लिख रहा हूं। कन्वर्स सबको समझ में आया बनाने के लिए? yes, sir. ओके। सो फिर से मैं एक्सियम लिख रहा हूं। एक्सियम 1 जो हम लोगों ने पढ़ा, एक्सियम 1 क्या पढ़ा? इफ अ रे stand on a line then sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसका कन्वर्स क्या बनेगा, कोई बता सकता है? If the sum of adjacent angles of formed is 180 degree, then हाँ ray नहीं, अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, yes sir, कन्वर्स, हाँ Yes, कन्वर्स बनाना Yes, कभी sir. कभी आसान नहीं होता है, हमको थोड़ा सा स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। हाँ, तो क्या बनेगा कन्वर्स स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को कैसे मॉडिफाई करोगे? मैं बता दे रहा हूं, देखो। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सो वर्ड हम अब हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सो वर्ड का यहां इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। इफ सम ऑफ सर आवाज नहीं आ sir. रहा है। सर स्क्रीनिंग में दिख रहा सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर
मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, मैं इस वाले ये आखिरी है, मैं इस वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन एंड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो मेरा अपोजिट आर्म जो है ना, ये मेरा क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये होगा मेरा क्यू। तो किसका माइक्रोफोन ऑन है? ऑफ कर दो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, हाँ, ओके। तो क्या बोल रहा है? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन अपोजिट आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, जो अपोजिट आर्म होगा मेरा एडजेसेंट एंगल का, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो अपोजिट आर्म होगा ये मेरा क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, सर sir. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूं। तुम देखो, ये वाला स्टेटमेंट क्या था? अगर एक रे पर एक लाइन स्टैंड कर रहा है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो मेरा ये वाला एक्सियम था। इसका कन्वर्स हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसका कन्वर्स क्या बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो जो अपोजिट आर्म होगा ना, ये मेरा अपोजिट आर्म है, तो इस अपोजिट आर्म को हम क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन अब ये थ्योरम बोलता है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? स्ट्रेट ऐसे लाइन। होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि अब स्ट्रेट लाइन कौन बनाया? अपोजिट वाला आर्म बनाया ना। जो अपोजिट साइड में था आर्म, वही बना रहा है ना। ये तो कॉमन आर्म हो गया। जो नॉन कॉमन आर्म है वो मेरा क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां क्या लिखेंगे? नॉन कॉमन आर्म। अपोजिट आर्म की जगह पे वर्ड यूज कर दो नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया ये? Yes, sir. जब भी तुमको दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री मिल रहा हो ना, अगर ये एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, और तुमको बोल रहा है कि ए और बी का सम 180 डिग्री है, तो तुम सीधे बोल सकते हो कि ये दोनों मेरा ऐसा नहीं दिखेगा, ये दोनों तब मेरा ऐसा और ऐसा दिखेगा। आया समझ में ये दूसरा वाला एक्सियम? यस सर। तो सेकंड एक्सियम यही बोलता है। अब देखो, ये तुमको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने में हेल्प करेगा। जब भी तुमको एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत है और तुमको पता है कि नहीं पता है, मान लो कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो हम ये वाले एक्सियम का यूज करेंगे। ये एक्सियम बोल रहा है कि तुम दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दो, तो जो मेरा ये लाइन है ना, ऐसे वाला, ये लाइन जो है ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. ये दोनों मेरा एक्सियम है। एक्सियम 1 क्या बोला कि अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड करेगा तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा वाला एक्सियम क्या बोल रहा है? अब देखो, हमको इजीली याद हो गया ना एक्सियम 1। अगर हमको याद, हाँ बोलो। का लिंक आ गया। हाँ, बस एक मिनट। अब दूसरा वाला क्या बोलता है सर, कि अगर सर हिंदी क्लास का लिंक आ गया था। 180 डिग्री, हाँ लीव कर सकते हो। कल भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, sir.